ये फिल्म एक ऐसे गोरिल्ला के बारे में है जो अल्बिनिज्म से पीड़ित है। उसका शरीर सफेद बालों से ढका हुआ है। वह बहुत बुद्धिमान है। न केवल उसकी आईक्यू ऊंची है बल्कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बहुत अधिक है। जब उसका मालिक उसे कुछ तर्क सिखाता है तो वह खुले मन से सुनता है और बहुत गंभीर दिखता है, लेकिन जब मालिक उसके चेहरे को छूना चाहता है तो वह मालिक को बीच की उंगली दिखा देता है। कहानी 23 साल पहले 1973 में शुरू होती है जब एक जीन मैनिपुलेशन कंपनी एनर्जी ने एक क्रांतिकारी तकनीक क्रिस्पर का आविष्कार किया था, जिससे जीवित चीजों के जीन को संशोधित कर लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। हालांकि 2016 में क्रिस्पर को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि इसमें सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में दुरुपयोग की संभावना थी। इसी बीच एथेना 1A एनर्जी कंपनी के स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन विनाश के कगार पर है जब एक प्रयोगशाला का चूहा उत्परिवर्तित हो जाता है और लगभग पूरी टीम को मार डालता है। हालांकि एकमात्र जीवित बची क्रू सदस्य को एनर्जी की सीईओ क्लेयर विडेन के आदेश पर स्टेशन से भागने से पहले पैकेजिंग कैनिस्टर्स को वापस लाने के लिए कहा जाता है। इसलिए वैज्ञानिक नमूनों को लेने के लिए वापस जाती है। एक चूहे के राक्षस के पीछा करने के बावजूद वह किसी तरह बच निकलती है और एस्केप पॉड में सवार हो जाती है। ठीक उसी समय जब स्टेशन ध्वस्त हो जाता है लेकिन पॉड को नुकसान पहुंचता है और वह बिखर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दुनिया भर में मलबे की एक लकीर छूट जाती है। इधर प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस मैककॉय सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में काम करते हैं। एक दिन वह अपने सहकर्मियों के साथ गोरिल्ला के बाड़े में जाते हैं जहां वह गोरिल्लाओं की सामाजिक गतिविधियों को दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डेविस ने एक दुर्लभ अल्बिनो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला जॉर्ज से दोस्ती कर ली है, जिसे उसने उन शिकारियों से बचाया था जिन्होंने उसकी मां को मार डाला था। दोनों आपस में सांकेतिक भाषा का उपयोग करके भी संवाद कर सकते हैं। इसके बाद उनके एक सहकर्मी उनसे पूछते हैं कि वह जानवरों की ओर इंसानों की तुलना में अधिक क्यों आकर्षित होते हैं। इस पर वह जवाब देते हैं कि जानवर सबसे ईमानदार प्राणी होते हैं और उनके साथ उनका स्वाभाविक लगाव है। उसी रात डिब्बों में पैक की गई चीजें पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचने लगती हैं। एक डिब्बा एवरग्लेड्स में एक अमेरिकी मगरमच्छ द्वारा निगल लिया जाता है, दूसरा वायोमिंग के जंगल में गिरता है जहां एक भेड़िया उस पैकेजिंग के संपर्क में आता है, और तीसरा जॉर्ज के आवास में गिरता है जहां जॉर्ज भी उस पैकेजिंग के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को जॉर्ज की हालत जांचने के लिए अभयारण्य में बुलाया जाता है। वह फिर जॉर्ज को ग्रिजली भालू के बाड़े में पाता है जिसमें एक मरा हुआ भालू पड़ा होता है। डेविस जॉर्ज को शांत करने की कोशिश करता है जिसके सीने पर खरोंच का निशान है। जब वह डेविस के पास आना चाहता है तो सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि जॉर्ज का आकार पहले से बड़ा हो गया है। इसके बाद वे गोरिल्ला के बाड़े में जाते हैं जहां उन्हें एनर्जी ऑफिस में एक क्षतिग्रस्त कैनिस्टर मिलता है। क्लेयर का कम एक्ल भाई ब्रेट विडेन अपने स्पेस स्टेशन के नष्ट होने से बहुत नाराज है क्योंकि इससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। क्लेयर फिर उसे शांत करती है और बताती है कि उनके कई कैनिस्टर वास्तव में पृथ्वी पर गिर चुके हैं क्योंकि उन्हें दोबारा प्रवेश री एंट्री झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। वह बर्क के नेतृत्व वाले एक निजी सैन्य समूह को भी आदेश देती है कि वे उन कैनिस्टरों का ध्यान रखें। बाद में जेनेटिक इंजीनियर डॉक्टर केट कैल्डवेल समाचार में ब्रेट को देखती हैं जो नष्ट हुए एनर्जी स्टेशन के बारे में प्रेस रिलीज दे रहा है। अन्य समाचारों में यह भी बताया जाता है कि मलबा सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में गिरा है। इस खबर की वजह से वह बहुत घबराई हुई दिखती है और जल्दी से संरक्षित क्षेत्र की ओर भागती है। वायोमिंग के जंगल में बर्क और उसके लोग निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके हैं। वे एक क्षतिग्रस्त कनस्तर पाते हैं और इसकी सूचना क्लेयर को देते हैं। बर्क बताता है कि उन्हें मृत भेड़ियों का झुंड मिला और क्लेयर तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि किसी भेड़िए को रोगजनक से संक्रमण हुआ है, इसलिए वह उन्हें संक्रमित जानवर का शिकार करने का आदेश देती है। संरक्षित क्षेत्र में जॉर्ज को कैद कर लिया गया है क्योंकि उन्हें उसके व्यवहार में गड़बड़ लगती है। जॉर्ज की असामान्य लैब रिपोर्ट देखने के बाद डेविस भी हैरान रह जाता है। जैसे जैसे जॉर्ज काफी बड़ा होता जाता है और अधिक आक्रामक हो जाता है, केट आखिरकार डेविस से मिलती है और समझाती है कि यह रोगजनक एनर्जी द्वारा जीन को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए विकसित किया गया था। जब वह दावा करती है कि वही एकमात्र है जो उसे ठीक कर सकती है, तभी जॉर्ज अचानक उग्र हो जाता है और कैद से भाग जाता है, जिससे सभी आगंतुकों में दहशत फैल जाती है। आखिरकार डेविड उसे शांत करने में सफल हो जाता है जबकि पुलिस वहां पहुंचने लगती है। हालांकि अचानक एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और जॉर्ज पर डार्ट्स चलाने लगता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। दूसरी ओर बर्क की टीम जंगल में और आगे बढ़ती है और मिट्टी में एक विशाल पंजे का निशान पाती है। अचानक विशाल भेड़िया, जिसे राल्फ नाम दिया गया है, जंगल में दौड़ते हुए पीछे से उन पर हमला कर देता है। क्लेयर इस घटना को लेकर तुरंत निराश हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि उस विशाल भेड़िए को हराया नहीं जा सकता, और जैसा कि उम्मीद थी, बर्क अपने आदमियों को एक ही पल में खो देता है। जब वह भागने की कोशिश करता है, राल्फ पेड़ों से छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। नतीजतन बर्क कुछ नहीं कर पाता और उसे विशाल भेड़िया जिंदा ही खा जाता है।
रात में डेविस और केट को एक सरकारी टीम द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है, जिसका नेतृत्व एजेंट हार्वे रसेल कर रहे हैं, जो जॉर्ज को एक हवाई जहाज में ले जाना चाहते हैं। हार्वे को लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, जबकि डेविस उसे बताता है कि जॉर्ज को हवाई जहाज में ले जाना आत्मघाती है। रिकॉर्ड जांचने के बाद हार्वे खुलासा करता है कि डेविस एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस सैनिक और एक एंटी पोचिंग यूनिट के सदस्य थे। इसके बाद वह बताता है कि केट को एनर्जीन से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने लैब से रिसर्च चुराने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसे 13 महीने की जेल की सजा हुई थी। इसलिए डेविस को पता चलता है कि केट उसे झूठ बोल रही थी और वह वास्तव में जॉर्ज को ठीक नहीं कर सकती। अगले दिन ब्रैड क्लेयर को एक फोटो दिखाता है जिसमें केट सरकारी टीम के साथ चल रही है। पता चलता है कि क्लेयर ने केट को पहचान लिया है और उसे लगता है कि केट एनर्जीन से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उनकी अवैध रिसर्च के सबूत इकट्ठा करना चाहती है। राल्फ को पकड़ने और जॉर्ज का इस्तेमाल अपनी साजिश छुपाने के लिए करने की उम्मीद में क्लेयर अपनी इमारत की छत पर ट्रांसमीटर का उपयोग करती है ताकि उत्परिवर्तित जानवरों को आकर्षित किया जा सके। उसे आम नागरिकों की जान को खतरे की कोई परवाह नहीं। राल्फ और उत्परिवर्तित मगरमच्छ, जिसे लीजी नाम दिया गया है, तुरंत एनर्जीन की ओर बढ़ते हैं, जो शिकागो में स्थित है। इन उत्परिवर्तित जानवरों को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों पर आक्रामक प्रतिक्रिया दें। बेहोश किए जाने के बावजूद जॉर्ज उस आवाज पर हिंसक प्रतिक्रिया देता है और हवाई जहाज में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जैसे ही हवाई जहाज गिरने लगता है, डेविस खुद केट और हार्वे के लिए पैराशूट बांधता है और वे हवाई जहाज से कूद जाते हैं। सुरक्षित रूप से उतरने के बाद उन्हें जॉर्ज नहीं मिलता, जिससे संकेत मिलता है कि वह दुर्घटना से बच गया है और शिकागो की ओर जा रहा है। यह जानते हुए कि उसने उससे झूठ बोला था, डेविस केट से कहता है कि वह अब उसका पीछा न करे। आखिरकार केट खुलासा करती है कि जब वह एनर्जीन के लिए काम कर रही थी तब उसका भाई लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, इसीलिए उसने XPR पर शोध को एक संभावित इलाज के रूप में आगे बढ़ाने की उम्मीद की थी अपने भाई की बीमारियों के लिए, जब तक कि उसने एनर्जीन की योजनाओं का पता नहीं लगा लिया कि वे इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में करने वाले हैं। उनकी बातचीत को हार्वे द्वारा बाधित कर दिया जाता है, जो मदद के लिए कॉल करने में सफल हो जाता है। जल्द ही समूह सैन्य अड्डे की ओर बढ़ता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज राल्फ के साथ शिकागो की ओर जा चुका है। कर्नल एक योजना बनाता है कि दोनों राक्षसों को शिकागो के बाहर एक खदान में घेर लिया जाए, क्योंकि वे दोनों सीधे शहर की ओर बढ़ रहे हैं। डेविस कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि वे जो करने जा रहे हैं वह व्यर्थ है, इसलिए वह कर्नल को शिकागो खाली कराने की सलाह देता है। हालांकि कर्नल उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, बल्कि अपने आदमियों को आदेश देता है कि डेविस और केट को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वे दोनों भगोड़े हैं। सौभाग्य से डेविस सैनिकों को अक्षम करने में सफल हो जाता है और हार्वे की मदद से दोनों एक बिना सुरक्षा वाले सैन्य हेलीकॉप्टर को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि वे जल्दी से शिकागो पहुंच सकें। दूसरी ओर कर्नल खदान में हमला शुरू करता है, लेकिन यह व्यर्थ साबित होता है क्योंकि दोनों राक्षस वहां के सभी सैनिकों को मारते हुए तांडव मचा देते हैं। ये देखकर कर्नल अपने आदमियों को तोपखाना तैयार करने का आदेश देता है और शहर के सभी लोगों को निकालते हुए पूरी ताकत से राक्षसों पर हमला करने का इरादा करता है। अगली सुबह डेविस और केट आखिरकार शिकागो पहुंचते हैं और देखते हैं कि दोनों राक्षस शहर में तांडव मचा रहे हैं, जबकि सेना उन्हें रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब लिजी भी उन दोनों के साथ शामिल हो जाती है। इसी बीच डेविस और केट जानवरों को फिर से सामान्य बनाने के लिए एंटीडोट चुराने की योजना बना रहे हैं। वे टावर में स्थित एनर्जीन के ऑपरेशन बेस में घुसपैठ करते हैं ताकि एंटीडोट की कई शीशियां ले सकें, लेकिन क्लेयर और ब्रेट द्वारा पकड़े जाते हैं। क्लेयर खुलासा करती है कि एंटीडोट केवल जानवरों की बढ़ी हुई आक्रामकता को खत्म करता है, न कि अन्य प्रभावों को उलटता है। इसके बाद वह ब्रेट से बंदूक लेती है और डेविस के पेट में गोली मार देती है, फिर केट को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद क्लेयर अपने शोध के साथ एक हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जॉर्ज टावर की चोटी पर पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है, जिससे ब्रेट डर के मारे भाग जाता है। उसी समय डेविस अचानक बाहर भागता है और केट की मदद करता है। पता चलता है कि वह सिर्फ मरा नहीं था। एंटीडोट की आखिरी शीशी के साथ डेविस जानबूझकर जॉर्ज का ध्यान भटकाता है ताकि केट को क्लेयर के हैंडबैग में शीशी डालने का मौका मिल सके। इसके बाद वह क्लेयर को मारती है और उसे जॉर्ज के रास्ते में धकेल देती है, जिससे जॉर्ज उसे एंटीडोट के साथ निगल जाता है। दूसरी ओर ब्रेट भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात हार्वे से होती है, जो उससे सहयोग करने का प्रस्ताव देता है। हार्वे उसे बताता है कि अगर वह आजाद होना चाहता है तो उसे अपनी लैपटॉप, जिसमें एनर्जीन का रिसर्च है, सौंपना होगा। मूर्ख ब्रेट खुशी खुशी मान जाता है और टावर से बाहर भागता है, लेकिन गिरते मलबे की चपेट में आकर मारा जाता है। जैसे ही क्षतिग्रस्त टावर गिरने लगता है, डेविस और केट खुद को बचाने के लिए क्लेयर के हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। सौभाग्य से दोनों दुर्घटना में बच जाते हैं, जबकि जॉर्ज मलबे से उठता है और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है।
हालांकि राल्फ और लीजी अभी भी शहर में तबाही मचा रहे हैं, इसलिए डेविस जॉर्ज की मदद करने के लिए वहीं रुकता है ताकि वे बाकी राक्षसों को हरा सकें, जबकि केट सेना को परमाणु बम तैनात करने से रोकने की कोशिश करती है। जब जॉर्ज राल्फ से लड़ता है तो डेविस विशाल भेड़िए को लीजी की ओर बढ़ने के लिए बहला देता है, जो अपनी जबड़ों से उसका सिर काट देती है। शुरुआत में जॉर्ज लीजी के सामने दब जाता है, जिसकी त्वचा अभेद्य है। इसके बाद वह डेविस का पीछा करती है, लेकिन जॉर्ज समय रहते बीच में आ जाता है, जिससे डेविस उसे ग्रेनेड का इस्तेमाल कर बेहोश कर देता है। हैरानी की बात है कि लिजी विस्फोट से बच जाती है और जॉर्ज को एक रिबार में फेंकने के बाद उस पर काबू पा लेती है। जॉर्ज को मुसीबत में देखकर डेविस बेतहाशा एक गिरे हुए अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके लिजी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल उसे हल्का सा छूता है। डेविस लगभग मारा ही जाता है, लेकिन सौभाग्य से जॉर्ज उसी रिबार से लिजी की आंख में वार करता है, जिससे उसकी पूरी तरह मौत हो जाती है। खतरा समाप्त होने के बाद कर्नल अंततः एयर स्ट्राइक को रोकने का आदेश देता है। जॉर्ज, जो अपनी चोट के कारण कमजोर नजर आ रहा है, दीवार के सहारे टिकता है और डेविस को अलविदा कहता है, जो उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। डेविस बहुत दुखी दिखता है, लेकिन अचानक जॉर्ज हाथ हिलाता है और पता चलता है कि वह मरा होने का नाटक कर रहा था। शहर के सभी लोग, जिनमें हार्वे भी हैं, उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए डेविस और जॉर्ज का धन्यवाद करते हैं। फिल्म का अंत इस दृश्य से होता है कि जॉर्ज शहर से मलबा हटाने और नागरिकों को बचाने में मदद करता है।